आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkulshiclasses.com। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। आप लोगों का जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए हमने क्वेश्चन बनाया है और ये हिस्ट्री एंड पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनडीए फर्स्ट का 2021 का एग्ज़ाम है और उसके आधार पर हमने आपको आपके लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने रखा है। उसको आप ध्यान से देखें और ध्यान से देख करके उसको समझने का प्रयास करें और अपने से एज्यूम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन और किस तरह से आ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये एजुकेशन स्टार्टेड इन एंशिएंट इंडिया आफ्टर सैक्रेमेंट। किस सैक्रेमेंट यानी वेदारंभ, उपनयन, समावर्तन एंड पुंसवन। अर्थात क्वेश्चन है प्राचीन काल में भारत में शिक्षा की शुरुआत होती थी के बाद वेदारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार और पुंसवन संस्कार। तो एक तरह से जो लोग भी षोडश यानी 16 संस्कार के बारे में, सेक्रेमेंट्स के बारे में पढ़े होंगे, उसमें सिंपल सी बात है कि पुंसवन और ये कह सकते हैं कि गर्भाधान, पुंसवन और समावर्तन, ये तीन संस्कार माँ के गर्भ में ही हो जाते थे। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार था एंशिएंट इंडिया में और वह था उपनयन संस्कार। और इसी से ये जनेऊ होता था और उसके बाद लड़के को ये गुरुकुल में भेजा जाता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ये एजुकेशन के स्टार्टिंग शुरुआत जो होती थी, बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन, ये आपको उपनयन संस्कार के बाद होती थी। तो ये आपका आंसर इसमें रहा उपनयन संस्कार। ये आपका इसमें आंसर हुआ उपनयन संस्कार। तो फिर ये आपने देखा कि उपनयन संस्कार के बाद ही एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन की शुरुआत होती थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कृष्णदेव राय। कृष्णदेव का ये फर्स्ट है, ही वाज ए प्रोफिशिएंट कमांडर एज वेल एज अ कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर। सेकेंड ऑप्शन है, ही एट्रीब्यूटेड द टाइटल यवन राज स्थापनाचार्य, ये आफ्टर डिफीटिंग टू ग्रीक्स। थर्ड है, पुर्तगीज ट्रेवलर्स बारबोसा एंड ये पायस विजिटेड हिज कोर्ट। फोर्थ है, ही वाज ए स्कॉलर ऑफ तेलुगु एंड संस्कृत। क्वेश्चन आपका आंसर देना है विच ऑफ द ये एबव स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो इसमें ट्रू बताना है, यानी आपका क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वह एक कुशल सेनानायक के साथ साथ एक योग्य प्रशासक भी था। सेकंड है, उसने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि यूनानियों को पराजित करने के बाद धारण की। थर्ड है, उसके दरबार में पुर्तगाली यात्री बारबोसा एवं पायस आए थे। और फोर्थ है, वह तेलुगु एवं संस्कृत का विद्वान था। तो इसमें आप देखो सिंपल सी बात है कि इसमें आपका आंसर जो देना है वह ट्रू देना है, यानी सत्य आंसर देना है। तो आप इस पर ध्यान से देखो तो कृष्णदेव राय वह एक कुशल सेनानायक के साथ साथ एक योग्य प्रशासक भी था। तो ये आपका ये ट्रू आंसर हो गया, ये सही है। नेक्स्ट है कि उसने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि यूनानियों को पराजित करने के बाद धारण की। नहीं, ये आंसर गलत है, यानी यूनानियों को पराजित करने के बाद धारण नहीं की थी, बल्कि जब वह 1512 में बीदर पर अटैक किया था उस समय कासिम बरीद जो मोहम्मद शाह का या महमूद शाह का जो बहमनी शासक था उसका दीवान था, यानी कह सकते हो कि वजीर था, और उसको कैद में रखा था। उसी पर अटैक करके कासिम बरीद से महमूद शाह को उसने ये आपको स्वतंत्र कर दिया और साथ ही साथ उसको शासक बना दिया। और इसी उपलक्ष्य में उसने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की, अर्थात ये आपका गलत होगा।
फिर आप देखो उसके दरबार में पुर्तगाली यात्री बारबोसा एवं पायस आए थे। बिल्कुल सत्य है। ये आपको बारबोसा जो एक पुर्तगीज ये प्रशासक था, एडमिनिस्ट्रेटर था, वह आपको 1501 और साथ ही साथ 1516-17 में आया था, और पायस भी 1520 में उसके दरबार में, यानी विजयनगर साम्राज्य की, ये कह सकते हो कि विजिट की। और इस तरह से यह भी आपका सही होगा। और वह फोर्थ है कि वह एक तेलुगु एवं संस्कृत का विद्वान था। बिल्कुल सही है। उसने अमुक्त माल्यद नामक किताब लिखी थी तेलुगु में, और साथ ही साथ उसने जामवंती कल्याणम एक किताब लिखी थी। यानी उसने 2 पुस्तक, ये आपको, ये तो तेलुगु में लिखा था और जामवंती कल्याणम संस्कृत में लिखा था। तो वह तेलुगु एवं संस्कृत का विद्वान था। तो आपका ऑप्शन जो होगा ये 1, 3 और 4। तो आप देखो इसमें 1, 3 और 4 आपका आंसर इसमें सी होगा। तो सी आंसर इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप देखो इसमें ये ट्रू यानी सत्य कथन चुनना है। तो 1, 3 और 4 आपका आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और वह क्वेश्चन है आपका थर्ड। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक वाज ए स्टॉन्च सुन्नी मुस्लिम। सेकेंड है द चाइल्डहुड नेम ऑफ चंगेज खां वाज तिमोचिन या तिमोजिन। थर्ड है बलवन एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। फोर्थ है फिरोज शाह तुगलक वाज ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली हु रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी। और फिफ्थ है सिकंदर लोदी यूज टू राइट पोएट्री इन पर्सियन विथ सरनेम गुलरूखी। तो इसमें आप देखो हिंदी में दिल्ली सल्तनत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ये तो नहीं है, कारण कि वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान नहीं था। कारण कि वह हिंदुओं के त्योहारों में, होली, दिवाली आदि में, या आपको विशेष रूप से ये दशहरा में ये पार्टिसिपेट करता था। तो वह तो नहीं है। दूसरा, चंगेज खां के बचपन का नाम तिमुचिन था। बिल्कुल सही। थर्ड है बलवन ने लौ एवं रक्त नीति को अपनाया। यह भी सही है। और फिरोज शाह तुगलक एकमात्र दिल्ली का सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। यह भी सही है। उसने अपनी आत्मकथा फतुहाते फिरोज शाही लिखी। उसकी आत्मकथा का नाम है फतुहाते फिरोज शाही। तो ये भी सही है। यानी आपको फोर्थ ऑप्शन भी सही है। और फिफ्थ ऑप्शन सिकंदर लोदी गुलरूखी उपनाम से फारसी में कविता लिखता था। यह भी सही है। अब आपको आंसर देना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सत्य नहीं है। इसका मतलब कि आपको इनकरेक्ट इसमें आपको चूज करना है। तो आप देखो इनकरेक्ट सिर्फ एक ही एक दिखता है, और वह है आपका फर्स्ट। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ, यानी डी दिया हुआ है। तो केवल 1 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से यह थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो सिंपल प्रश्न है यहाँ कि फोर्थ क्वेश्चन है He was the first Mughal emperor who first of all included Marathas in Umra class। यानी ये अकबर, हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब। वह कौन मुगल सम्राट था जिसने मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया? आपका ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। इनमें से आपको चूज करना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ये जहांगीर ऐसा शासक था जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया, यानी अपना मनसबदार बनाया। और वह व्यक्ति थे
ये शिवाजी के पिता शाहजी भोसले। शाहजी भोसले को उसने 1620 में 5000 का मनसब दिया था। इसका मतलब यह है कि पहला व्यक्ति जहांगीर था जिसने मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया था। तो इस तरह से आप देखो कि ये आपका आंसर सिंपल है और ये क्वेश्चन भी सिंपल है, बट मनसबदारी सिस्टम को आप ठीक ढंग से पढ़े होंगे तब आपको ये आंसर आप इसका दे सकते हो। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट पर हम चलते हैं। 5th क्वेश्चन देखो कि हु ड्राफ्टेड द महजर, ये लेटर ऑफ अकबर। पहला है शेख मुबारक, सेकंड है यानी बी है अबुल फजल, ये सी है फैजी और डी है बीरबल। हिंदी में अकबर के महजर पत्र का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये विकल्प है आपका शेख मुबारक, बी है अबुल फजल, सी है फैजी और डी है बीरबल। तो जब अकबर ने महजर धारण की थी तो उस समय इसको यानी महजर लेटर को तैयार करने वाले अबुल फजल और फैजी के पिता शेख मुबारक थे। तो आपका आंसर सही हो गया। और इस महजर के यानी 1579 में जब इसने महजर की घोषणा कर दी तो ये क्लियर हो गया कि अब ये आपका भौतिक प्रशासक के यानी शासक के साथ साथ आध्यात्मिक शासक है, यानी अब दोनों पर वह निर्णय दे सकता है। यानी ये कह सकते हो कि पॉलिटिकल बातों पर भी निर्णय उसका अंतिम होगा और साथ ही साथ अगर धार्मिक विषयों पर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है काजियों में, मौलानाओं में, तब अंतिम रूप से उसका डिसीजन ये आपको अकबर देगा और अकबर का डिसीजन ही सबको मान्य होगा। तो इस महजर का ये आपको ड्राफ्ट तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे? शेख मुबारक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां से आप देखो तो ये क्लियर है कि मैच द फॉलोइंग, और इसमें लिस्ट फर्स्ट भी दिया है, लिस्ट सेकंड भी दिया है। और इसमें ए है उसमें बेलूथ हम्पी रिवोल्ट, और बी है डेक्कन ये राइट्स, और सी है उलुग खानी या ये उगुलान ये आपको मोमेंट, और डी है किट्टूर रिवोल्ट। तो इसमें आपको सेकंड लिस्ट में दिया हुआ है 1824 to 29, सेकंड दिया है 1805, ये थर्ड दिया है 1875 और फोर्थ दिया है 1895 to 1901 तक। तो इसका मतलब कि इसको सुमेलित करना है कि बेलूथ हम्पी का विद्रोह कब हुआ, दक्कन विद्रोह कब हुआ, उलुग खानी विद्रोह कब हुआ और किटूर विद्रोह कब हुआ। और इसमें आपका कोड दिया हुआ है और आपको मैच कराना है कि कौन सा कोड आपका सही है। तो आप यहाँ से देखो इस कोड को आप ये सही कर सकते हो। और इसमें बेलूथ हम्पी का विद्रोह, ये विद्रोह हुआ था आपको 1805 में। त्रावणकोर का ये दीवान थे बेलूथ हम्पी, और शुरुआती दौर में ये 1799 से ही ये विद्रोह शुरू हुआ था, जब विशेष रूप से मैसूर के शासक ने इस पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। लेकिन जब 1799 में ये लॉर्ड ब्लेजली ने वहाँ के शासक यानी टीपू सुल्तान को पराजित करके उसको ऑक्युपाइड कर लिया, तो ये विद्रोह आपका शुरू हो गया किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और 1805 में 1805 में ये चरम सीमा पर चल गया। बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया, तो ये आपका रिवोल्ट हुआ। दक्कन विद्रोह की बात करें तो दक्कन विद्रोह ये आपको 1875 में हुआ था। कारण कि ये दक्कन यानी कह सकते हो पूना, अहमदनगर आदि क्षेत्रों में, ये वहाँ पर एक तो अंग्रेजों का विशेष रूप से टैक्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, कर में बहुत ज़्यादा भूमि कर में वृद्धि कर दी गई थी, इसके खिलाफ तो था ही। साथ ही साथ वहाँ पर
बहुत सारे साहूकार आ गए थे जो ये ज़्यादा ये इंटरेस्ट पर किसानों को ये लोन देते थे और बाद में उनकी भूमि को ये ले लेते थे जब वह टैक्स वह ऋण नहीं चुका पाते थे। तो इसलिए ये विद्रोह हो गया और बाद में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था दक्कन ये एग्रीगेरियन रिलीफ एक्ट, यानी दक्कन ये कृषि राहत अधिनियम। और तब जाकर के ये विद्रोह शांत हुआ। उलुग खाने विद्रोह, जैसा कि आप जानते हो कि उलुग खाने विद्रोह को ये मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और बिरसा मुंडा ने इसे शुरुआत की थी और 1895 से वह अपने आप को भगवान घोषित कर दिया और 1899 में इसने विद्रोह की शुरुआत कर दी और लास्ट में ये 1901 पर 1 तक चलता रहा। तो यह आपका इस विद्रोह का हो जाएगा ये। और किट्टूर विद्रोह यह कर्नाटक में था। कित्तूर यानी किट्टर ये एक तरह से कह सकते हो कि एक स्टेट था और वहाँ पर ये शिवलिंग ये रुद्र की मृत्यु के बाद उसकी रानी थी रानी चिन्नम्मा और रानी चिन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जब उसे उसका उत्तराधिकारी नहीं माना गया और बाद में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। यह विद्रोह 24 से लेकर 29 तक चलता रहा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे ए का दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का चौथा हो जाएगा और डी का पहला हो जाएगा। तो आपका बी आंसर इसमें सही होगा। तो ये आपका क्लियर हुआ और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बराबर बनी रहती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, यानी विच मूवमेंट गेव स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस, यानी ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज किस आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज। तो आप भी इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो और वह पहले व्यक्ति थे, यानी हम कह सकते हैं दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में मुंबई में और फिर उन्होंने गो बैक टू वेदास का स्लोगन दिया। ये आपको इसी आर्य समाज का स्लोगन था इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। इन्होंने ही प्यूरिस्ट मूवमेंट चलाया, यानी शुद्धि आंदोलन चलाया और इन्होंने ही स्वदेशी और स्वराज शब्द को गढ़ा। तो यह आपका आंसर होगा आर्य समाज, यानी इसका आंसर हुआ आर्य समाज। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको ध्यान देना है और ये क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग, यानी ये फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट आपका दिया हुआ है, बाबा राम सिंह, फिर मिर्ज़ा गुलाम अहमद, फिर देवेंद्र नाथ टैगोर और फिर दादा भाई नौरोजी। अब आपको इसको मिलान करना है लिस्ट सेकंड से कि ये तत्वबोधनी सभा, रहनुमाई माजदाजन सभा, ये आपको नामधारी मूवमेंट, इसी को कूका मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और अहमदिया मूवमेंट। अब आप इसमें देखो कि यहाँ आपको बाबा राम सिंह, ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद, देवेंद्र नाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी। तो तत्वबोधनी सभा, रहनुमाई माजदाजन सभा, नामधारी आंदोलन या कूका विद्रोह और अहमदिया आंदोलन। तो बाबा राम सिंह ने एक आंदोलन चलाया था, वह आंदोलन था नामधारी आंदोलन, जिसे कूका विद्रोह भी कहा जाता है। और ये कूका विद्रोह 1872 में आपको इसको ये सप्रेस कर दिया गया, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त अंग्रेज़ों के खिलाफ आपको बाबा राम सिंह के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी
ये इन्होंने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी 1889 में, और कादियान गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले थे, और उन्होंने अपने आप को ये कृष्ण का अवतार भी कहा, ये महदी भी घोषित कर दिया, यानी एक तरह से वहीं अब पैगंबर भी हो गए, जिसके कारण ये आंदोलन आपको समाप्त हो गया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त आंदोलन माना जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी ये 1839 में, और तत्वबोधिनी नामक एक मैगजीन भी निकाला करते थे, और दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली आदि ने मिलकर के मुंबई में 1851 में रहनुमाई माजद-ए-आज़म सभा की स्थापना की, और रफ्त गुफ्तार नामक इन्होंने एक आपको गुजराती में ये पत्रिका भी निकाला था, और एक तरह से पारसी समाज में ये सुधार करने की कोशिश की थी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो, इसमें आपको करना है कि यानी आपका जो आंसर होगा 1 का, यानी ये का होगा, और वह होगा आपका 3rd, बी का होगा, वह होगा आपका ये 4th, सी का होगा, वह होगा आपका देवेंद्रनाथ टैगोर 1st, और डी का होगा, वह आपका होगा बी दूसरा। यानी ये आंसर हुआ 1 का 3rd, बी का सी, ये बी का 4th, सी का 1st और डी का 2। तो इस तरह से यह आपका क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हुआ। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, फिर यहाँ आइए, और यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग मोपला रिवोल्ट, फिर तिनकठिया में मोमेंट, ये तेभागा मोमेंट और बारदोली मोमेंट। फिर लिस्ट सेकेंड आप देखो, केरला, बिहार, बंगाल और गुजरात। इसमें आपको देखना है कि ये है आपका, यानी निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड में तो ए का मोपला विद्रोह कब हुआ था, बी का तिनकठिया आपको आंदोलन कब हुआ, सी में आपको तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ, कब हुआ, और बारदोली आंदोलन डी में ये कहाँ हुआ, कब हुआ। तो इसमें आपको इसको मिलाना है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में, अली मुदियार इसका नेता था, और ये बाद में सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया, कम्युनल आपका ये रिवोल्ट हो गया। तिनकठिया आंदोलन, ये भी आप जानते हो, तिनकठिया यानी जो चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा इंडिया में पहला इंडिगो मूवमेंट चलाया गया था। यानी कह सकते हो कि बिहार में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया ये पहला आंदोलन था। और इस तिनकठिया आंदोलन में हमने बताया भी था, या आप जानते भी हो कि ये बिहार में ये आपको यहाँ जो बिस्वा होता है वो कट्ठा कहलाता है। तो ये 1 बीघे में 3 कट्ठे पर आपको यहाँ खेती करनी पड़ती थी, नील की, ये इंडिगो की, इसी कारण इसे तिनकठिया आंदोलन कहा गया। अब आपको तेभागा आंदोलन ये बंगाल में चलाया गया, 1946 टू 49 तक ये मूवमेंट चला था, और भुवन सिंह आदि इसके नेता थे। और इन लोगों की डिमांड थी, विशेष रूप से ये ऐसे लोगों की डिमांड थी जो बटाई पर खेती करते थे और जमींदारों की भूमि पर ये खेती करते थे। और पहले व्यवस्था थी कि ये आपको आधा ये जमीन के मालिक का होगा भाग, और आधा ये आपको खेती करने वाले ये व्यक्ति की होगी। लेकिन इन लोगों ने डिमांड की कि हमें जो 4 पार्ट है उसमें से 3 पार्ट हमें मिलना चाहिए, और 1/4 पार्ट ये जमींदारों को मिलना चाहिए। इसी को ये आपको तेभागा, इसी से इसका नाम तेभागा आंदोलन पड़ा। और बाद में गवर्नमेंट ने 1949 में बरगदार अधिनियम पारित किया, यानी बरगदार एक्ट पारित किया, और तब जाकर के किसान इससे माने। और डी है बारदोली मूवमेंट, और बारदोली मूवमेंट ये आपका स्टार्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहाँ पर चूँकि बहुत सारे कपास की खेती, कपास की रेट गिर चुकी थी, चूँकि अब आपको वर्ल्ड वाइड रिसेशन की शुरुआत होने वाली थी। और 1928 में यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
टैक्स का रेट बढ़ा करके 22% कर दिया और इसी का विरोध किया गया। और वल्लभ भाई पटेल यहाँ आकर के, बाद में गांधी भी यहाँ आए थे, लेकिन सबसे सक्रिय भूमिका थी वल्लभ भाई पटेल की। और इस तरह से बाद में ये इस पर एक कमेटी गठित की गई और जिसने मैक्सवेल कमेटी थी, और मैक्सवेल कमेटी ने कहा कि हाँ, जो टैक्स में वृद्धि की गई है वह गलत है और इसलिए इसे 22% से रिड्यूस कर 6.03% कर दिया गया और इस तरह से आंदोलन समाप्त हो गया। तो आपका सिंपल से इसका आंसर होगा वही 1 2 3 4, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो आपका आंसर हुआ इसमें डी। तो डी आंसर आपका क्लियर है। तो यहाँ से फिर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो बेटा। ये बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव में इसको देखने की ज़रूरत है। और क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड। ट्रीटी ऑफ सुगौली ये कब हुआ बताना है, ट्रीटी ऑफ संगोला कब हुआ बताना है, ट्रीटी ऑफ यांडबू कब होगा बताना है, और ट्रीटी ऑफ गंडमक इसको बताना है। और ये आपका समय दिया हुआ है 1850, 1826, 1879 एंड 1816। तो आप देखो इसमें भी वही चीज़ हिंदी में है, सुगौली की संधि, संगोला की संधि, यांडबू की संधि, गंडमक की संधि, और ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो बेटा सुगौली की संधि जो हुई थी ये आपको सुगौली की संधि 1816 में हुई थी और एंग्लो नेपाल वार हुआ था 1814 to 16। और उसी वार में अंग्रेज़ों ने ये नेपाल पर, ये क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था कुछ क्षेत्रों पर, और वहाँ के राजा यानी अमर सिंह थापा ने ये सुगौली की संधि की थी 1816 में। और बहुत सारे क्षेत्र जो आपको शिमला का क्षेत्र है, ये गढ़वाल का क्षेत्र है, ये कुमायूं का क्षेत्र है, ये सब सारा का सारा क्षेत्र दे दिया यानी ये ब्रिटिश भारत को। और इस संधि, यह संधि संपन्न हुआ। संगोला की संधि यह मराठों से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त, ये 1755 में हुआ था। हाँ, ये आपको संगोला की ट्रीटी 1750 में हुआ था और उस समय विशेष रूप से ये बालाजी बाजीराव था। और बालाजी बाजीराव ने ये रघुजी भोसले ने वहाँ के राजा, यानी ये मराठों के राजा थे, ये राजा राम सेकंड, और राजा राम सेकंड से ये ट्रीटी की गई 1750 में। और 1715 में ये ट्रीटी के द्वारा आपको ये व्यवस्था की गई कि अब राजा की शक्ति बिल्कुल कम हो गई और ज़्यादा इम्पावर दे दिया गया किसको, आपको, ये पेशवा को। और इस तरह से राजा यानी मराठों का राजा अब आपको राजमहल का, पैलेस का एक तरह से महापौर बन करके रह गया था। यांडबू की ट्रीटी ये जब फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार हुआ था उस समय, यानी 1824 to 26, उस समय यांडबू की ट्रीटी हुई थी बर्मा के राजा से और इस तरह से यांडबू की संधि हुई। गंडमक की संधि ये आप हुई थी सेकेंड एंग्लो अफगान वार के समय, और याकूब खां अफगानिस्तान का शासक था और उसने ये भी उस समय के वायसराय आपको लॉर्ड लिटन के साथ ये 1879 में गंडमक की संधि की थी। ये गंडमक आपको अफगानिस्तान का क्षेत्र है। और इस तरह से आप विकल्प मिलाओगे, ये ऑप्शन मिलाओगे तो सुगौली की ट्रीटी यानी आपको 1816 में फोर्थ हो जाएगा। बी में देखें संगोला की संधि 1750 में तो फर्स्ट हो जाएगा। यांडबू की संधि आपको 1826 में सेकंड हो जाएगा और गंडमक की संधि ये थर्ड हो जाएगा। ये सब इस तरह से आप देखो तो आपका आंसर होगा इसमें 1 का फोर्थ, ये बी का फर्स्ट, सी का 2 और थर्ड का ये
3। तो ये बी आंसर आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो अब ये बताना 11 क्वेश्चन में कि विच ईयर सुभाष चंद्र बोस फ्लीव अवे ये फ्रॉम इंडिया, यानी सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भागे थे। इट मीन्स ये हुआ कि जब इनको 1939 में अरेस्ट कर लिया गया, होम अरेस्ट कर लिया गया, तब वहीं इन्होंने अब आपको दाढ़ी वगैरह बढ़ाई, बेस बदला और बेस बदल करके जियाउद्दीन नामक एक अफगानी के रूप में भारत से भाग गए थे। और ये भगत राम जैसे व्यक्ति ने इनको सहायता की थी। ये निकले थे कोलकाता अपने घर से ये 26 जनवरी 1941 को, और ये पहुंच गए थे 16 फरवरी 1941 को काबुल से रसिया, और रसिया से होते हुए ये जर्मनी भाग गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस इंडिया से भाग गए थे बेस बदल करके, और वह समय था 1941 में। तो 1941 में सुभाष चंद्र बोस बेस बदल करके इंडिया से भाग निकले थे। अब ये इसके बाद क्वेश्चन आप देखो 12 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है कि यस आई एम ए सोशलिस्ट, दिस स्टेटमेंट ऑफ हुज कांग्रेस प्रेसिडेंट, यानी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी, यानी हाँ मैं समाजवादी हूँ, यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष का कथन है। तो ये आपका वही नाम है। इसमें ये बताना है कि कब कहे थे, यानी आपको किसका स्टेटमेंट है। तो ये सिंपल सी बात है कि ये जवाहरलाल नेहरू विचारों से सोशलिस्ट व्यक्ति थे, लेकिन आपको सबसे करीबी किसके थे, महात्मा गांधी थे। तो एक तरह से ये एक तरह से कांग्रेसी व्यक्ति थे, जो ये आपको विचारधारा तो रखते थे सोशलिज्म विचारधारा, लेकिन यह कांग्रेस से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते थे। और यही कारण था कि जब 1934 में जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता आदि के द्वारा जब आपको समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, तो उसका ये मेंबर नहीं बने थे, बाद में भी मेंबर नहीं बने थे। लेकिन जब अप्रैल 1936 में लखनऊ में कांग्रेस का सेशन हुआ, और इस कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने इसी कांग्रेस सेशन में ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं आपको ये समाजवादी हूँ और मुझे आपको राजकुमारों में किसी प्रकार का भरोसा नहीं है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट आपका जवाहरलाल नेहरू का है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप ध्यान से इसको देखो, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसमें 13 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी, जालियांवाला बाग मैस्केयर, कांग्रेस लीग पैक और चौरी चौरा इवेंट। यानी आप भी जानते हो कि इनमें से आपको क्या बताना है, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट्स इज। अब ये बताना है कि कौन सा ये इसका सही है, यानी एक के बाद दूसरी घटना किस तरह से घटित हुई। तो वही बात यहाँ पर आपको दिखाई जाती है। और इसमें आप देखो, इसको करने का सरल तरीका यही है कि आप क्या करो, ये इस चीज़ को देख लो कि आपका इसमें कब कब ये घटना घटित हुई। बस ये दिमाग में बात बैठ जाएगी। क्रोनोलॉजिकल इसका ऑर्डर या कालानुक्रम आप ठीक ढंग से सीक्वेंस में बैठा दोगे। तो पहला है स्वराज पार्टी की स्थापना इसी प्रयागराज में 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज भवन में की थी। और फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड तो कोई भूलता ही नहीं है, 13 अप्रैल 1919 को। और फिर आप देखो ये 33rd है कांग्रेस लीग समझौता। जब कांग्रेस का विशेष रूप से लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, उसी समय उसी के पैरेलल ये आपका मुस्लिम लीग का भी हुआ था। और वहीं पर
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक पैक्ट हुआ कि अब हम लोग दोनों लोग कांग्रेसी और मुस्लिम लीग मिल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आपका मूवमेंट चलाएंगे। तो ये 1916 की घटना है और साथ ही साथ चौरी चौरा की घटना। तो चौरी चौरा की घटना में आप देखो तो ये चौरी चौरा की घटना भी आप जानते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है और वह है 1922 को। तो उसके अनुसार आप इस सीक्वेंस में सजाओ तो सबसे पहले घटना आती है थर्ड, यानी थर्ड आपका आंसर ये इसमें पहले आएगा। फिर आपकी घटना घटती है जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो 2 आपका होगा। और फिर आपकी घटना घटती है चौरी चौरा की घटना, यानी 4th आंसर हो जाएगा और तब आपका आंसर होगा स्वराज पार्टी की स्थापना। तो आपका जो विकल्प सी है, ऑप्शन सी है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से यह भी क्वेश्चन आपका इजी है, बट इसको ये आपको इवेंट्स को जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, तब आप इसको सही कर पाओगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखो कि मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। कांग्रेस सेशन और रिजोल्यूशन क्या है? लाहौर सेशन 1929 में, कराची सेशन 1931 में, ये फैजपुर सेशन ये 1936 में। वैसे तो ये 1937 का था, बट चूंकि 1937 में इलेक्शन होने वाले थे और ये आपको प्रोविंसेज में, इसलिए 1937 का कांग्रेस सेशन 1936 में ही दिसंबर में कर लिया गया और ये आपका था। और रामगढ़ सेशन 1940 में। तो इसको क्या क्या इसमें ये आपका रिजोल्यूशन दिया गया था, इसी को ये मैच करना है। तो बेसिक एग्रीकल्चर लैंड ये प्रोग्राम, नेक्स्ट नेशनल आपको यूनिटी, थर्ड फंडामेंटल राइट और आपको 4th फुली इंडिपेंडेंट। तो इसी को आपको हिंदी में करके दिखाना है कि वही बात है कि लाहौर सेशन मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम, कराची सेशन राष्ट्रीय एकता, फैजपुर ये मौलिक अधिकार और रामगढ़ आपको पूर्ण स्वराज। तो इसमें आप मैक्सिमम बातों को जानते हो। आप भी जानते हो कि लाहौर सेशन में 1929 में ये पूर्ण स्वराज की डिमांड ये जवाहरलाल नेहरू ने आपको किया था। कराची सेशन 1931 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट थे वह थे आपको वल्लभ भाई पटेल। और यहीं पर महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था, कारण कि ये 23 यानी 23 मार्च 1931 को ही लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। और उसी के जस्ट बाद ये कराची सेशन हुआ था। तो महात्मा गांधी को पर यहाँ पर काले झंडे से आपको स्वागत किया गया और यही कारण था कि महात्मा गांधी ने अपने मन की भड़ास को निकाला और सीधे सीधे कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आपका रिजोल्यूशन पारित हुआ वह था मूलभूत कृषि कार्यक्रम। तो ये आपका इसका हो जाएगा। फैजपुर 1937 का था, 1936 में हुआ था। ये फैजपुर पहली बार ऐसा हुआ था जो किसी गांव में ये कांग्रेस का सेशन हुआ था। सॉरी, ये कराची का ये नहीं होगा। कराची में जो हुआ था यानी लाहौर सेशन का 4th होगा, कराची सेशन का फंडामेंटल राइट यानी आपको मौलिक अधिकार दिया गया था। और फैजपुर सेशन 1936 में ही लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई थी और किसानों को लुभाने के लिए फैजपुर सेशन में गांव में एक सेशन हुआ और मूलभूत कृषि यानी भूमि कार्यक्रम को इसमें अपनाया गया। और रामगढ़ जिसके अध्यक्ष ये झारखंड में है और जिसका अध्यक्ष बनाए गए थे ये अबुल कलाम आज़ाद, और इन्होंने राष्ट्रीय एकता का प्रपोज यानी रिजोल्यूशन यहाँ पर रखा था। तो इसमें आंसर होगा E1 का 4th, तो 1 का आपका 4th, B का आपका 3rd, B का 3rd,
तो बी का थर्ड यहाँ दिख रहा है, और फिर आपका फैजपुर ये फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट, और डी का ये आपका हो जाएगा ये 2, तो आपका आंसर होगा बी। 1 का 4 आप देखो मिल जा रहा है, बी का आपका 3 यह भी मिल जा रहा है, सी का फर्स्ट हो गया, और डी का आपका 2। तो ये आपका बी आंसर इसका क्लियर है। तो आगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर हिंदी वाला मत देखो, क्वेश्चन इसमें डिस्टर्ब हुआ है, आपको इसमें हिंदी वाले में नहीं देखना है। ये तो हम लोग पहले ही इसको कर चुके हैं, ये आपको देखना है इसमें इंग्लिश में। और इसमें ये क्लियर है कि सुभाष चंद्र बोस यानी मैच द फॉलोइंग ये बुक्स है, यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया गया है, और इसमें आपको दिखाना है कि किन की ये पुस्तक यानी बुक्स हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ये यहाँ पर इन्होंने गलत कर दिया है, यहाँ पर इसको एज्यूम नहीं करेंगे, यहाँ से इसको लेंगे, यानी ये आपका हो जाएगा ये। तो ये से इसको देखेंगे, ये अबुल कलाम आज़ाद, इसका मतलब कि उन्होंने कौन सी किताब लिखी। तो ये आप भी जानते हो कि इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा। राजेंद्र प्रसाद इन्होंने बुक लिखी थी इंडिया डिवाइडेड, और जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी थी विदर इंडिया, और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। तो इस तरह से आप देखो कि ये आपकी ये मिल जाएगा, और इससे आपका सही विकल्प होगा अबुल कलाम आज़ाद। ये आपको 1 हो जाए, यानी फर्स्ट, ये आपको यहाँ से देखना है 1 2 3 4। तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अगर देखेंगे इसको हम चेंज करेंगे 1 2 3 और 4। तो इस तरह से आप देखो अबुल कलाम आज़ाद ये 4th हो जाएगा, तो ये का 4th हो जाएगा। बी का आपको इंडिया डिवाइडेड, तो अब आपका आंसर इसको हटाइए, आप देखो यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा ए का 4th, बी का आपका आंसर हो जाएगा 3, सी का आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट, और डी का आंसर हो जाएगा आपको ये सेकंड। तो ये आपका आंसर हुआ इसका, यानी हम कह सकते हैं कि ए का 4th, बी का 3, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो ये आपका आंसर हुआ कि ए का आपका हो जाएगा 4th, बी का 3, यानी अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा, राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा, जे.एल. नेहरू ने विदर इंडिया लिखा, और सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखा। तो इस तरह से ये आपका विकल्प सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है। अब इस पर ध्यान दो बेटा, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, और इससे क्वेश्चन आपको एक एक करके भी आ सकता है, और इसको ऐसे घुमा करके भी दे सकता है कि आपको मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड, राइटर और बुक का नाम दिया हुआ है। दांते, ये इन्होंने कौन सी किताब लिखी, जोसेफ चौसर ने कौन सी किताब लिखी, ये आपको थॉमस पेन ने कौन सी लिखी, इरास्मस ने कौन सी पुस्तक लिखी, और रूसो ने कौन सी पुस्तक लिखी। और इधर से ये बुक की लिस्ट दी गई है कि द कंटेम्पररी आपको ये टेल्स सोशल कंटेक्ट डिवाइन कॉमेडी इन द प्रेज ऑफ फॉली एंड कॉमन सेंस। इसी तरह से ये हिंदी में भी है। तो दांते की अगर देखें तो अगर आप पढ़े होंगे तो दांते की बुक का नाम है, और वह है डिवाइन कॉमेडी। जोसेफ चौसर एक तरह से कहें कि यह इंग्लिश लिटरेचर का जन्मदाता था, इंग्लिश का ही जन्मदाता ये माना जाता है, और उसने सोनेट लिखी थी, और उस सोनेट का नाम था द कैंटरबरी टेल्स। थॉमस पेन ये आपको अमेरिका के थे, और जब ये 16 दिसंबर 1773 को जब आपको
बोस्टन टी पार्टी हुई थी उसी समय इन्होंने सीधे सीधे कहा था, एक अपनी पुस्तक इन्होंने पब्लिश कराई थी जिसका नाम था कॉमन सेंस, और उसमें कहा था इन्होंने सीधे सीधे कि इट्स टाइम टू पार्ट, यानी अब अलविदा कहने का समय आ गया है। तो थॉमस पेन की बुक है कॉमन सेंस। इरास्मस की पुस्तक है, बहुत ही बड़ा ह्यूमनिस्ट व्यक्ति था और उसने मानवतावादी व्यक्ति था, किताब लिखी थी इन द प्रेज ऑफ फॉली, यानी आपको एक तरह से झूठ की प्रशंसा नामक ये किताब लिखी थी। और रूसो जो फ्रांस के थे और फ्रांस के रिवॉल्यूशन में इनकी प्रमुख भूमिका थी और इन्होंने ही लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का स्लोगन भी दिया था और उस क्रांति का नारा भी बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। इस स्वतंत्रता की भावना को जगाने वाले आपको रूसो ही थे और उन्होंने सोशल कंटेक्ट में किताब पुस्तक में सामान्य इच्छा को, जनता की इच्छा को सामान्य इच्छा का करके आपको एक तरह से डेमोक्रेसी की नींव डाल दी थी। तो इस तरह से आप देखो कि दांते की ये आपका हो जाएगा ए का थर्ड, आपका ए का थर्ड होगा, जोसेफ चौसर बी का फर्स्ट होगा, सी का थॉमस पेन 5 होगा, ये इरास्मस आपका 4th होगा और रूसो आपका 2nd होगा। तो आपका आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और वह है सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इस बात को समझो कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, यानी आपको वैज्ञानिक समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है। अब आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेनिन, माओ, लुई व्लां और कार्ल मार्क्स। तो ये आप भी जानते हो या जो भी मार्क्सिज्म के सिद्धांत को जानता है या आपको वैज्ञानिक ये समाजवाद या साइंटिफिक सोशलिज्म के फादर जो थे वह थे आपको कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स इसका आंसर होगा। तो ये आपको वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन है फिर थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बेटा बना सकते हो। ये एक एक क्वेश्चन है आपका, यानी हम इसमें चाहें तो 6 क्वेश्चन बना सकते हैं और इसको ध्यान से देखना। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड मैच द फॉलोइंग। और इंडस्ट्रियल ये रिवॉल्यूशन ये टाइम नहीं दिया है, जगह नहीं दिया है, लेकिन इसमें एक विद्वान का नाम दिया गया है जिसने सर्वप्रथम कहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द को गढ़ा था। तो इसको दिखाना है। यंग इटली को किसने स्थापित की, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किसने किया, ये किसने की, यूज ऑफ फर्स्ट एटम बम कहाँ हुआ था, और मेन काम्फ किसकी रचना है, और ट्रीटी ऑफ वर्साय कहाँ हुई थी। और इसमें बिस्मार्क, हिटलर, जर्मनी, अर्नाल्ड टाइनबी, मैजनी और हिरोशिमा भी जगह का नाम दिया हुआ है। और इसमें वही औद्योगिक क्रांति हमने जैसा कि बताया, तो औद्योगिक क्रांति शब्द को गढ़ने वाले व्यक्ति थे पहले व्यक्ति अर्नाल्ड टायनबी। तो ए का 4th हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ए का 4th हो जाएगा। यंग इटली को आपको बनाने वाला व्यक्ति और वह थे मेजनी, यानी ये 1831 में इन्होंने यंग इटली नामक संस्था बनाई थी और उन्होंने कहा था कि अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उस देश का नेतृत्व, लीडरशिप ये यंगस्टर के हाथों में दे देनी चाहिए, युवाओं के हाथ में दे देनी चाहिए। और यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बिस्मार्क ने किया था। और यही कारण है कि भारत का एकीकरण यानी भारतीय रियासतों को ये आपको भारतीय ये राज्य में यानी भारत में मिलाने का काम ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। पर ये प्रथम परमाणु बम का प्रयोग अभी जानते हो कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दिया था। तो ये आपका होगा मीन कैम्प, हिटलर की रचना है। हिटलर ने किताब लिखी थी जिसका नाम था मीन कैम्प।
और वर्साई की संधि जर्मनी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ 1919 में हुई थी। तो इस तरह से आप देखो आंसर आपका हो जाएगा औद्योगिक क्रांति ए का चौथा हो जाएगा, बी का पांचवा हो जाएगा, सी का आपको पहला हो जाएगा, एक हाँ ये सी का आपको पहला हो जाएगा, ये डी का आपको छठा हो जाएगा, सी का आपको दूसरा हो जाएगा और डी का तीसरा हो जाएगा। तो ये आपका इसमें आंसर रहा फर्स्ट, यानी फर्स्ट ये आपका विकल्प सही है। तो इस पर ध्यान देना बेटा, और ये इससे कई क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, एक एक यानी 6 क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमने इसको एक साथ रखा कि एक क्वेश्चन में आपको इतने सारी बातें इंक्लूड की जा सके। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और वह है 19 क्वेश्चन। और 19 में आप देखो इसमें भी मैच द फॉलोइंग और लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया हुआ है, और इसमें भी जिसे ट्रैफलगर ये वार कब हुआ, बैटल ऑफ लिपजिंग कहाँ कब हुई, बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ, स्टाम्प एक्ट कांग्रेस न्यूयॉर्क में कब हुआ था, बोस्टन टी पार्टी सैमुअल एडम्स के द्वारा कब की गई थी, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ये रसिया में स्थापित हुई थी, कब स्थापित हुई थी। और इसमें वहीं आपको बातों को मिला करके दिखाना है कि ट्रैफलगर का युद्ध कब हुआ। यह युद्ध 1805 में हुआ था बेटा, और इसी युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को ब्रिटिश नेवल पावर ने पराजित हो गया, और नेपोलियन बोनापार्ट को ये मजबूरन उसके खिलाफ महाद्वीपीय व्यवस्था या आपको कॉन्टिनेंटल सिस्टम को एडप्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। लिपजिंग का युद्ध 1813 में हुआ था, और ये नेपोलियन बोनापार्ट एक तरफ था और दूसरी तरफ आपको इसे राष्ट्रों का युद्ध कहा जाता है, यानी वार ऑफ नेशन कहा जाता है, कि बहुत सारे देशों ने, ब्रिटेन, प्रसा, ये बेल्जियम, ये स्पेन आदि देशों ने मिल करके आपको इसको पराजित किया था। फिर वाटरलू का युद्ध ये इसका नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम युद्ध था, और 1815 में युद्ध में इसको पराजित करके और इसे फिर सेंट हेलेना ये आइलैंड में भेज दिया गया, जहां 1821 में इसकी डेथ हो गई। स्टाम्प एक्ट कांग्रेस ये आपका हुआ था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। ये 7 अक्टूबर 1965 में स्टाम्प एक्ट के अगेंस्ट में आपको 9 ये आपको राज्यों ने मिलकर के ये किया था। तो न्यूयॉर्क में इसका स्टाम्प एक्ट कांग्रेस हुआ था, और यहीं पर एक स्लोगन दिया गया था कि नो टैक्सेशन विदाउट ये रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का यहाँ पर नारा दिया गया था। बोस्टन टी पार्टी सैमुअल एडम्स के द्वारा ये की गई थी आपको 16 दिसंबर 1773 को, और इस समय आपको यही बात यहाँ आकर के दिखी गई कि यह दिखाया गया कि किस तरह से आपको ये व्यवस्था इसमें बनाई गई, यानी आपको चाय जो डायरेक्ट इंडिया से जा कर के अमेरिका में जाने वाले थे, इसी का विरोध किया गया। चाय की पेटियों पर को निकाल करके बोस्टन हार्बर से फेंक दिया, और इसी को ये बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। और सोशल डेमोक्रेटिक ये पार्टी की स्थापना, एसडीपी की स्थापना आपको 1898 में किया गया था। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पांचवा, डी का आपको ये छठा, बी का यानी आपका डी का छठा हो जाएगा, डी का छठा, और ये ई का आपका हो जाएगा सेकंड, और टी का आपका हो जाए, एफ का हो जाएगा आपको पहला। तो इसमें सेकंड विकल्प जो आपका आंसर सही होगा। तो इसमें आप देखो आपका बी विकल्प इसमें सही होगा कि ट्रैफलगर का युद्ध
आपको जो आता है 1805 में, लिपजिंग का 1813 में, वाटरलू का 1815 में, स्टाम्प एक्ट कांग्रेस 7 अक्टूबर ये 1765 में, बोस्टन की टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 में और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 में। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें क्वेश्चन है आपका, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अलाउड टू फॉरेनर्स, यानी इनमें से कौन सा मूल अधिकार है यानी जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप भी बेटा जानते हो कि ऐसे 5 आर्टिकल्स अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको किसको प्राप्त हैं, आपको इंडियन सिटीजन को प्राप्त है, चाहे आर्टिकल 15 हो, 16 हो, 19 हो, 29 हो और 13 हो। तो इसका मतलब कि आपको राइट टू इक्वलिटी की बात करें बिफोर, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ ये 14 है, राइट टू लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन ये 19 है, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड 21 है और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये 23 है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ ये चूंकि इंडियन सिटीजन को दिया गया है, फॉरेनर्स को नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये बी, यानी आपको बी आंसर इसमें करेक्ट होगा। अब आइए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और 21 क्वेश्चन देखो कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, टू एस्टेब्लिश ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, टू एस्टेब्लिश ऑफ गांधीयन डेमोक्रेसी एंड टू एस्टेब्लिश ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखो बेटा, ये यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ये सिंपल सी बात है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में ये आपको शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य था और वह था कि आपको टू एस्टेब्लिश ये ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना था। कारण कि फंडामेंटल राइट में हमें पॉलिटिकल राइट तो मिल गए थे लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक राइट आपको नहीं मिले हुए थे, यानी डेमोक्रेसी इसी की स्थापना करनी थी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फर्स्ट है, द 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 338B which provided constitutional status of National Commission for Backward Classes, यानी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा अनुच्छेद 338B जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ये आपका ये सही है और मोदी गवर्नमेंट ने यही किया कि बैकवर्ड क्लास को अपने यानी लुभाने के लिए इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया, जो पहले इसका संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। अब आओ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361 द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14, यानी अनुच्छेद 14 का अपवाद अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति एवं राज्यपाल हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो आपकी व्यवस्था दी गई है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो सबके लिए नहीं बराबर है। ये राष्ट्रपति और गवर्नर जब तक अपने पोस्ट पर बने रहेंगे तब तक उनके खिलाफ किसी प्रकार का क्रिमिनल FIR लॉज नहीं किया जा सकता, यानी इनके अपवाद हैं। अब आपको आर्टिकल 3 में दिया हुआ है कि आर्टिकल 111 ये प्रोवाइडेड वीटो पावर टू द प्रेसिडेंट ऑन बिल्स, यानी अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को विधेयकों पर निषेधाधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, कारण कि आर्टिकल 111 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट बिलों पर विधेयकों पर
हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि उसको करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ उसमें ड्यूरेशन नहीं दिया गया है, टाइम नहीं दिया गया है कि इतने टाइम में करना पड़ेगा। इसका मतलब यही कारण है कि उनको 3 प्रकार के ये आपको बिट्टो पावर मिल जाता है। एक तो एब्सोल्यूट बिट्टो, सस्पेंडरी बिट्टो और थर्ड आपका पॉकेट बिट्टो। तो यह भी आपका सही है। अब आर्टिकल यानी थर्ड भी सही है। आर्टिकल अब देखो इसमें दिया है फोर्थ कि आर्टिकल 15(2) क्लॉज के अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। बिल्कुल सही है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 33 यानी 53 क्लॉज 2 द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द 3 डिफेंस फोर्सेज। तो यह भी आपका सही है। और फिफ्थ है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी इंक्लूड्स लोकसभा मेंबर्स ओनली। नो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर नहीं होते हैं, बल्कि उसमें राज्यसभा के भी होते हैं, यानी 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और इस तरह से विकल्प 1 2 3 4 आपके आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 क्वेश्चन, ये आप देखो, द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज आर, यानी वित्त आयोग के कार्य हैं कौन कौन। फर्स्ट, टू अलाउ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी फर्स्ट भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। नो, यह बिल्कुल रॉन्ग है, इस तरह के अधिकार इसको नहीं मिलते। सेकेंड, टू ये डिस्ट्रीब्यूट ये टैक्स रिसीव्ड इन पार्ट्स ऑफ स्टेट, यानी प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना। बिल्कुल सही है, ये इसके अधिकार में आता है। और थर्ड है, टू कंसीडर द ये एप्लीकेशन ऑफ स्टेट फॉर ग्रांट इन एड, यानी सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना। बिल्कुल, और तभी तो ये आपको रेशियो तय करेगा कि किस रेशियो में ये आपको केंद्र सरकार के द्वारा जो टैक्स का कलेक्शन किया गया है राज्यों को बांटना है। और ये आपका सही है। अब आपका फोर्थ, टू मॉनिटरिंग एंड गिव रिपोर्ट ऑन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर ये कलेक्टिंग टैक्स अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ बजट और नॉट, यानी आपको इसमें दिया गया है कि संघ सरकार एवं राज्य सरकार वे बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर अपनी रिपोर्ट देना। बिल्कुल रॉन्ग है, तो यह भी आपका रॉन्ग हो गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3। इसमें देखना है कि कौन से कार्य सही हैं, तो बी आंसर आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, और ये इसमें भी है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के द्वारा ही इसे नियुक्त किया जाता है, ये सही है। ही सेकेंड है, इट शुड बी ये दो एलिजिबिलिटी दैट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। तो बिल्कुल यह भी सही है। थर्ड है कि ही शुड बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। नो, ये किसी भी सदन का सदस्य होने की इसको जरूरत नहीं है। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। और ही कैन बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू इम्पीचमेंट। नो, यानी उसको महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जा सकता, वह तो प्रेसिडेंट के प्लीजर पर आपको अपने पद पर बना रहता है, तो इसलिए उसको हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं होती है। तो आपका इसमें उसके आपको सही क्या हो जाएगा, वह होगा आपका 1 और 2, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो और फाइनल क्वेश्चन पर, और वह है कि देयर आर इन राज्यसभा, राज्यसभा में होते हैं क्या, राज्यसभा में क्या होते हैं, टोटल 280 मेंबर्स। नो, राज्यसभा में 280 ये मेंबर्स नहीं होते हैं। ये भी 275 मेंबर्स इन विच, नो 275 मेंबर्स में नहीं होते हैं। इसमें टोटल 250 मेंबर्स, हाँ इसमें 250 सदस्य होते हैं, और इन विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जिसमें से आपको 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो यही तो आपका सही होगा, और इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
3rd। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। फौजी है बनना अगर बस यही है एक सपना, तो MKC टेस्ट प्रेप ऐप से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर अपनी तैयारी को दो फाइनल टच। रेगुलर प्रैक्टिस से बढ़ाओ अपनी स्पीड। तुरंत डाउनलोड करो MKC टेस्ट प्रेप ऐप फॉर 100% सिलेक्शन।